हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 4 है। हमने देखो इस सेक्शन में नंबर 1 पर पढ़ा था प्रतिरक्षा जो सेक्शन है, मतलब कि प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रतिजन और थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा प्रतिरक्षा। और आज हम बात कर लेते हैं प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं की नंबर 4 पे। क्या होता है देखो, वही बात, जब हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन प्रवेश करता है, जब हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन प्रवेश करता है तो हमारा शरीर क्या करता है, उस एंटीजन के प्रति पहले अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। पहले क्या करेगा, अनुक्रिया प्रदर्शित करता है और अनुक्रिया प्रदर्शित करने के बाद वो बनाता है एंटीबॉडी। क्या बनाता है, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ में क्या कर लेती हैं, क्रिया कर लेती हैं, जिसे प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं कहा जाता है। यदि ये जो एंटीजन है सबसे पहले क्या करता है, ये एंटीजन सबसे पहले हमारे शरीर में एंटर करेगा, प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के बाद क्या करेगा, हमारा शरीर इस एंटीजन की प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, फिर बनाता है एंटीबॉडी। अब यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच क्रिया होती है, एक पारस्परिक क्रिया होती है, जिसे बोला जाता है प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं। जिसे क्या कहा जाता है, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं। और ये मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बताया था, सेकंड चैप्टर में, कि तो जो प्रतिजन होता है यानी कि एंटीजन जो होता है, एंटीजन का एपिटोप, एंटीजन का एपिटोप और एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी उसका पैराटोप, ये दोनों एपिटोप और पैराटोप, ये दोनों प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है। और प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं मतलब कि एक विशेष एंटीजन के लिए एक विशेष एंटीबॉडी बनती है। जैसे कि एक विशेष, मतलब कि एक जो ताला जो होता है एक विशेष चाबी से खुलता है, उसी प्रकार से एक विशेष एंटीजन को एक विशेष एंटीबॉडी ही क्या करता है, नष्ट करता है। उसके बाद प्रतिजन प्रतिरक्षी जब क्रिया हो जाती है तो उसके फलस्वरूप एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीजन को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। वो क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है। तो सबसे पहले होता क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, जिसे प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं कहते हैं। और एक विशेष एंटीजन को एक विशेष एंटीबॉडी ही क्या करता है, नष्ट करता है। एक विशेष एंटीजन को एक विशेष एंटीबॉडी ही नष्ट करता है। जब ये नष्ट कर देता है एंटीबॉडी इस एंटीजन को, तो उसके फलस्वरूप हमारा शरीर विभिन्न रोगों से क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है। तो प्रतिजन प्रतिरक्षी जो क्रियाएं होती हैं, प्रतिजन प्रतिरक्षी जो क्रियाएं होती हैं, इसको 5 भागों में बांटा गया है। इसको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 पर आता है अवक्षेपण। जिसमें नंबर 1 पर क्या आता है, अवक्षेपण। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब कोई भी घुलनशील एंटीजन, कोई भी घुलनशील एंटीजन एंटीबॉडी के संपर्क में आता है, ये एंटीजन है रेड वाला, ये हमारे शरीर में उपस्थित एंटीबॉडी है। जब ये एंटीजन, और ये एंटीजन कैसा है, घुलनशील, जब ये घुलनशील एंटीजन एंटीबॉडी के संपर्क में आता है तो आदर्श ताप, तो एक आदर्श ताप व पीएच पर, तो एक आदर्श ताप व पीएच, एक आदर्श ताप व पीएच पर एंटीजन व एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं। ये एंटीजन
और ये एंटीबॉडी, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं एक आदर्श ताप और एक पीएच पर, और मिलकर एक अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं। अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं। सबसे पहले होता क्या है, कोई भी घुलनशील एंटीजन जैसे ही एंटीबॉडी के संपर्क में आता है तो एक आदर्श ताप और एक पीएच पर ये अघुलनशील अवक्षेप बना लेता है। और जो ये अघुलनशील अवक्षेप बना है, अवक्षेप बनने की क्रिया वो कहलाती है अवक्षेपण। वो क्या कहलाती है, अवक्षेपण कहलाती है। ये कहलाती है अवक्षेपण। और बनने वाला जो अवक्षेप है, मतलब कि उसकी कितनी मात्रा बनेगी, बनने वाला जो अवक्षेप है उसकी कितनी मात्रा बनेगी, वो डिपेंड करता है इस एंटीजन और एंटीबॉडी की मात्रा पर। यदि एंटीजन और एंटीबॉडी की मात्रा ज़्यादा है तो अवक्षेप ज़्यादा बनेगा। यदि एंटीबॉडी और एंटीजन की मात्रा कम है तो अवक्षेप कम बनेगा। तो अवक्षेप जब बन जाता है, अवक्षेप की क्रिया द्वारा विभिन्न रोगों की पहचान होती है और उनका परीक्षण किया जाता है। इस अवक्षेप के द्वारा विभिन्न रोगों का पता चल जाता है, उसके पश्चात उसका परीक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले हुआ क्या कि कोई भी घुलनशील जो एंटीजन जो होता है वो अपने से संबंधित, ये घुलनशील एंटीजन अपने से संबंधित एंटीबॉडी के संपर्क में आएगा, एक निश्चित ताप व पीएच पर अवक्षेप बनाता है। और अवक्षेप कैसा होता है, अघुलनशील। अवक्षेप बनने की क्रिया अवक्षेपण कहलाती है। ये अवक्षेपण जो है वो कितना बनेगा, वो डिपेंड करता है इस एंटीजन और एंटीबॉडी की मात्रा पर। और जब ये अघुलनशील अवक्षेप बनता है तो इस अवक्षेपण की क्रिया के द्वारा विभिन्न रोगों की पहचान हो जाती है और उनका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये नंबर 1 पॉइंट था अवक्षेपण। प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं जो है उसको 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 पर था अवक्षेपण। उसके बाद नंबर 2 पर आता है उदासीनीकरण। नंबर 2 पर आता है उदासीनीकरण। इसमें क्या होता है, ये भी बड़ा सिंपल है। देखो, इस क्रिया में कोई भी एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी, जैसे कि एंटीबॉडी है, ये एंटीजन जो है, ये एंटीजन है पूरा, ये एंटीबॉडी है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को क्या कर देती है, उदासीन कर देती है, नष्ट कर देती है। और ये नष्ट 3 प्रकार से करती है, मतलब कि उसको उदासीन 3 प्रकार से करती है। जब कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी के संपर्क में आता है, दोनों आपस में क्रिया करती हैं। क्रिया करने के पश्चात ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को उदासीन कर देता है। और ये उदासीन 3 तरीके से करता है। नंबर एक ऐसे कि कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं, नंबर 1 पर कि कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं, कुछ एंटीजन, नंबर 1, कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं कि उन पर एंटीजन पर विष पाए जाते हैं, विष स्थल पाए जाते हैं एंटीजन पर। नंबर पहला पॉइंट क्या है कि जो ये एंटीजन होते हैं इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, विष स्थल पाए जाते हैं। तो एंटीबॉडी का काम क्या होगा, एंटीबॉडी का काम होता है इन विष स्थल को ढकने का। तो एंटीबॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी वो क्या करेगी, इन विष स्थल को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, कवर्ड कर देती है, ढक देती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये होता है जिसके कारण एंटीजन क्या हो जाते हैं, विषहीन हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आया कि कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जिन पर विष स्थल पाए जाते हैं। एंटीबॉडी विष स्थल को क्या कर देती है, ढक देती है, जिसके कारण एंटीजन क्या हो जाते हैं, विषहीन हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये है उदासीन करने का। नंबर 2 पर आता है कि कुछ एंटीबॉडी
कुछ एंटीबॉडी एंटीजन से स्रावित विष जो है, मतलब क्या करते हैं, कुछ एंटीबॉडी क्या करती हैं, प्रतिविष का स्राव करती हैं। किसका स्राव करती हैं? प्रतिविष का स्राव करती हैं। इसका मतलब जैसे मान के चलो कि एंटीजन है, ये एंटीजन विष का स्राव करता है। एंटीजन किसका स्राव करता है? विष का। तो एंटीबॉडी क्या करती है? प्रतिविष का स्राव करती है, जिसके कारण ये विष और ये प्रतिविष दोनों आपस में क्रिया करते हैं, जिसके कारण इस विष को ये प्रतिविष क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो एंटीबॉडी नंबर 2 क्या करेगी? प्रतिविष का स्राव करेगी, जिसके कारण एंटीजन से स्रावित विष जो है वो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। नंबर 3, कुछ एंटीबॉडी ऐसे होते हैं, जैसे कि एंटीबॉडी है, कुछ एंटीबॉडी ऐसे होते हैं, कुछ एंटीबॉडी ऐसे होते हैं वो एंटीजन से क्रिया करते हैं। ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ क्या करते हैं? क्रिया, और क्रिया करके इसकी संरचना ही क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। देखो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ में जुड़ गई, जुड़ने के बाद इसकी संरचना में क्या कर देते हैं? परिवर्तन, जिसके कारण क्या होता है? कुछ समय पश्चात जब ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ में जुड़ता है तो इसकी संरचना में क्या होगा? परिवर्तन। परिवर्तन होने के बाद कुछ समय पश्चात क्या होता है कि जो एंटीजन जो होते हैं, एंटीजन, उसकी जो कोशिका होती है वो अपने आप ही नष्ट होने लग जाती है, उदासीन होने लग जाती है। तो ये 3 कारण हैं उदासीनीकरण के। उदासीनीकरण का मतलब जब कोई एंटीबॉडी एंटीजन के साथ क्रिया करता है और उसको क्या कर देता है? उदासीन। और ये उदासीन कितने प्रकार से करता है? 3 प्रकार से करता है। नंबर 1, यदि एंटीजन प्रवेश स्थल पाए जाते हैं तो एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी क्या करता है? इसको ढक लेता है। उसके बाद नंबर 2 पर कुछ एंटीजन क्या करते हैं? विष का स्राव करते हैं, जिसके फलस्वरूप एंटीबॉडी जो होती है वो किसका स्राव करेंगी? प्रतिविष का स्राव करती हैं, जो दोनों आपस में क्रिया करके इसको क्या कर देते हैं? नष्ट। नंबर 3, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ में जुड़ती हैं, जुड़ने के बाद इसकी संरचना में क्या कर देती है? परिवर्तन, और जैसे ही परिवर्तन होता है तो कुछ समय पश्चात इस एंटीजन की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। तो ये था नंबर 2 पर उदासीनीकरण। अब आता है नंबर 3 पर स्कंदन। नंबर 3 पर आता है स्कंदन। स्कंदन या मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं जमना, या फिर एल्गुटिनेशन, या फिर हम क्लोट भी बोल सकते हैं, क्लोटिंग। ठीक है, क्या होता है इसमें? देखो ये बहुत सिंपल है, बहुत ही काम का है, समझने लायक है। देखो जब क्या होता है, कोई भी अघुलनशील एंटीजन, ठीक है, अपने से संबंधित एंटीबॉडी के संपर्क में आता है तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में चिपकने लगते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्या होने लगते हैं? चिपकने लगते हैं। कैसे? देखो सबसे पहले होते क्या है, ब्लड ग्रुप, किसी का ब्लड ग्रुप जैसे मान के चलो कि ए है, किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, तो उस पर एंटीजन क्या होगा? ए होगा। एंटीबॉडी क्या बनेगी? बी बनेगी। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन क्या होगा? बी। एंटीबॉडी क्या बनेगी? ए। ये तो हो गया एंटीजन, ये हो गया एंटीबॉडी। ठीक है, समझने की कोशिश करना। जब कोई भी अघुलनशील एंटीजन, मान के चलो कि ये एंटीजन है, जी आ रहा है, तो ब्लड ग्रुप किसका है? ए का है। ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए, जे क्या हो रहा है? अपने से संबंधित ये है,
अपने से संबंधित, ये है स्मॉल ए अपने से संबंधित है। जब इसके संपर्क में आता है तो सीधी बात है ए वाला जब बी को ब्लड ग्रुप देगा तो क्या होगा, ब्लड क्लोट होगा। तो वही रीजन है कि अपने से संबंधित एंटीजन अपने से संबंधित एंटीबॉडी जो है उसके संपर्क में आता है, और आते ही एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में चिपकने लगते हैं। चिपकेंगे तो क्या होगा, ब्लड क्लोट होगा, रक्त के छोटे छोटे समूह बन जाते हैं, मतलब कि स्कंदन होता है। क्या होता है, स्कंदन होता है। और स्कंदन बनने की क्रिया क्या कहलाती है, रक्त क्या हुआ, स्कंद हुआ, और स्कंदन बनने की क्रिया क्या कहलाती है, स्कंदन। तो ये अपने को पहले पता है, लास्ट बुक में बताया था कि ए वाला ब्लड ग्रुप बी वाले को नहीं दे सकता है, सिर्फ बी वाला किससे लेगा, बी से लेगा और ओ से लेगा। ठीक है, तो ये क्रिया होती है, यानी कि ब्लड क्लोट हो रहा है। अब ये क्लोट होता कैसे है, इसको हम अपनी आंखों से आराम से देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, समझने लायक एक्सपेरिमेंट है। नंबर 3 पर है ये स्कंदन। होता कैसे, अब देखो। सबसे पहले स्कंदन की क्रिया का एग्जाम्पल सबसे अच्छे मानव का रक्त समूह, ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। और इस मानव का जो रक्त समूह है, इससे आसानी से स्कंदन को हम देख भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, और यहाँ तक अपने ब्लड ग्रुप का पता भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले एक स्लाइड होती है, ठीक है, और समझने की कोशिश करना। ये स्लाइड है 2, ठीक है, वैसे टोटल तो 8 है, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। ये स्लाइड है 2। इन पर हम क्या करते हैं, किसी भी ब्लड की 2 ड्रॉप डालते हैं। अपने को ये नहीं पता कि ये ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, नहीं पता अपने को। ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पर हमने कोई भी क्या डाली है, ड्रॉप डाल दी ब्लड की। ठीक है, क्या कर दी, ड्रॉप डाल दी। यहाँ पर भी क्या डाल दी हमने, ड्रॉप डाल दी। ये 2 स्लाइड थी, इन 2 स्लाइड पर हमने क्या की है, ब्लड की एक एक ड्रॉप डाल दी है। ठीक है, आपने को ये नहीं पता कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, कुछ नहीं पता। अब यदि हम इस पर डालते हैं, इस स्लाइड पर एंटी सीरम ए, क्या डालते हैं, एंटी सीरम ए डालते हैं। ये एंटी सीरम जो ए है ये बाजार में मिलता है, और इसका जो कलर जो होता है वो होता है नीले रंग का। कैसे रंग का होता है, नीले रंग का। ठीक है, उसके बाद में ये जो एंटी सीरम जो बी है, एंटी सीरम बी, इसका कलर जो है वो पीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, पीले रंग का। ठीक है, अब करना क्या है, हमने किसी की भी ब्लड की 2 ड्रॉप डाल दी, सेम ब्लड ग्रुप वाले की डाली। मतलब कि जैसे मान के चलो कि मेरे ब्लड से 2 ड्रॉप निकाली और एक इस पर डाल दी और एक इस पर डाल दी। इसके बाद इसके ऊपर डाला एंटी सीरम ए, इसके ऊपर क्या डाल दिया, एंटी सीरम ए डाल दिया। इसके ऊपर क्या डाल दिया, एंटी सीरम ए डाल दिया। और इस पर भी क्या कर दिया, एंटी सीरम बी डाल दिया। इस पर तो एंटी सीरम ए डाला, इस पर बी डाला। यदि मान के चलो आफ्टर 2 या 5 मिनट, मतलब कि 2 से 5 मिनट के पश्चात ये वाला जो ब्लड जो था ये क्या होने लगता है, क्लोट होने लगता है, जमने लगता है। यानी कि ये क्या होने लगता है, जमने लगता है। ये क्या होने लगता है, जमने लगता है। और ये नहीं जम रहा है, ये वाला ब्लड क्या हो गया, जम गया, ये वाला नहीं जमा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ए है। अपना ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, क्योंकि एंटी सीरम ए से क्या हुआ है, क्लोट हुआ है। और बी वाला जो है ये क्या नहीं हुआ, क्लोट नहीं हुआ। तो ये क्या नहीं है, ब्लड ग्रुप बी नहीं है, ए बी नहीं है, ओ नहीं है। तो अपना ब्लड ग्रुप कैसा है, ए है। जिस भी एंटी सीरम से ब्लड का क्लोट होता है, ब्लड जमता है, ब्लड ग्रुप वही होता है। तो हमने सबसे पहले मेरे ब्लड की 2 ड्रॉप डाली हमने, ठीक है। और यदि ब्लड, ये पहली वाली जो स्लाइड थी, इस स्लाइड पर एंटी सीरम ए डाला, दूसरी वाली स्लाइड पर एंटी सीरम बी डाल दिया।
यदि यहाँ पर ब्लड का क्लोट हो रहा है तो समझो कि ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और यहाँ पर नहीं हो रहा है। उसके बाद किसी दूसरे इंसान का हमने ब्लड डाला, उससे किसी दूसरे इंसान का क्या डाला, ब्लड, और उसकी भी हमने ब्लड की 2 ड्रॉप ली, और एक ड्रॉप को तो हमने यहाँ पे डाल दिया और एक को हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, किसी अब दूसरे इंसान का लिया है, और लेने के बाद उसके पास डाला एंटी सीरम ए, डाल दिया एंटी सीरम ए, इस पर डाला एंटी सीरम बी। फिर वही 2 से 5 मिनट के पश्चात क्या होता है, धीरे धीरे मान के चलो कि ये वाला ब्लड ग्रुप क्या हो गया, क्लोट हो गया। ये वाली स्लाइड पर जो ब्लड था वो क्या हो गया, क्लोट हो गया। और जिससे भी क्लोट होता है, जिस सीरम से क्लोट होता है, ब्लड ग्रुप वही होता है। तो ये ब्लड ग्रुप जो है वो कौन से सीरम से क्लोट हुआ है, बी से, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। और ये क्लोट मान के चलो कि नहीं हुआ, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर हमने किसी तीसरे इंसान से ब्लड लिया, ये नहीं पता अब उसका ब्लड ग्रुप क्या है, और हमने उसकी एक ड्रॉप इस स्लाइड पर डाल दी, एक ड्रॉप इस स्लाइड पर डाल दी। इस पर डाल दिया एंटी सीरम ए, इस पर डाल दिया एंटी सीरम बी। कुछ समय पश्चात 2-4 मिनट में मान के चलो कि इस स्लाइड पर ब्लड क्या हो गया, क्लोट हो गया, जम गया, और इस पर भी जम गया, इस पर भी जम गया, और इस पर भी जम गया। यानी कि ए पर भी जमा है, बी पर भी। एंटी सीरम ए ने भी जमाया है, एंटी सीरम बी ने भी जमाया है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। ठीक है, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। उसके बाद नंबर 4, हमने किसी चौथे इंसान से ब्लड लिया, नहीं पता हमें, और उसकी एक ड्रॉप यहाँ पर डाल दी, एक ड्रॉप यहाँ पर डाल दी। मान के चलो कि फिर हमने डाला एंटी सीरम ए, यहाँ पर डाला एंटी सीरम बी, ये क्लोट नहीं हुआ, ये भी क्लोट नहीं हुआ। जब दोनों ही क्लोट नहीं होते हैं, दोनों के दोनों ब्लड नहीं जमते हैं, तो ब्लड ग्रुप होगा हमारा ओ। तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ओ होगा। तो समझने की बात यह है भाई कि ये किसी से भी हमने ब्लड लिया, ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा मतलब कि क्लोट हो रहा है, कौन से सीरम से क्लोट हो रहा है, जिस भी सीरम से ब्लड क्लोट होता है वही ब्लड ग्रुप होता है। अब ये नहीं पता हमने ब्लड किससे लिया है, किसकी ड्रॉप डाली है, लेकिन जिससे क्लोट हो गया ब्लड वही होगा। यदि ए से क्लोट हुआ तो ब्लड ग्रुप ए है, बी से क्लोट हुआ तो बी है, यदि दोनों से क्लोट हो रहा है तो ए बी है, यदि किसी से क्लोट नहीं हो रहा तो ब्लड ग्रुप ओ है। इसके अलावा ये तो हमें पता चल गया कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के थे, हो गए क्लियर। लेकिन किसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, किसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, किसका पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है, इसका भी पता लगाते हैं। इसके लिए एक एंटी डी, एक एंटी डी, एक एंटी डी है। जैसे एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी होती है, ऐसे ही एंटी डी ये भी बाजार में मिलती हैं, और ये जो है होती है ये मतलब कि ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि पानी की तरह, यानी कि सफ़ेद होती है, जल की तरह क्या होती है, सफ़ेद होती है, ट्रांसपेरेंट होता है एंटी डी। होता क्या है, सबसे पहले वही ये ब्लड जिस भी इंसान से हमने लिया था, मतलब कि इन दोनों स्लाइड पर जो भी ब्लड हमने डाला था जिस भी इंसान से, उसी इंसान की एक ब्लड की ड्रॉप इस स्लाइड पर डालनी है, डाल दी। ये भी जिस व्यक्ति से जो ब्लड लिया था वही ड्रॉप यहाँ पर डालनी है, यही व्यक्ति तीसरे से जो ब्लड लिया था उसी की एक ड्रॉप यहाँ पे डालनी है, और जिससे ये वाला ब्लड लिया था उसी की एक ड्रॉप यहाँ पे डालनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, एंटी डी डालते हैं, यानी कि हमें ये पता लगाना है कि कौन सा RH पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है ना। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस ब्लड के ऊपर एंटी डी डालते हैं, डाल दिया, डालने के बाद मान के चलो कि ये क्लोट हो गया,
ये क्लोट हो गया। दो ही कंडीशन होंगी, या तो क्लोट होगा या फिर नहीं होगा, या तो क्लोट होगा या फिर नहीं होगा। यदि क्लोट हो गया तो पॉजिटिव, यदि क्लोट हो गया तो पॉजिटिव, क्लोट हो गया तो पॉजिटिव। तो ये वाला जो ब्लड ग्रुप है ये कैसा है, ए पॉजिटिव है। यदि ब्लड ग्रुप क्लोट नहीं हुआ तो ए नेगेटिव। उसके बाद नंबर 2 पर इसमें हमने ब्लड की वो ड्रॉप डाली जो यहाँ पर डाली थी, वही ड्रॉप यहाँ पे डाली, एंटीडी डाल दिया। डालने के बाद मान के चलो कि ये भी क्या हो गया, क्लोट हो गया, ये भी क्या हो गया, क्लोट हो गया। क्लोट हो गया तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और पॉजिटिव कौन सा है, बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी पॉजिटिव। यहाँ पे हमने एंटीडी डाला लेकिन ब्लड क्या नहीं हुआ, मान के चलो कि क्लोट नहीं हुआ, जमा नहीं, और नहीं जमा तो क्या हो गया, नेगेटिव, नहीं जमा तो नेगेटिव, यानी कि ए बी नेगेटिव। ये ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए बी नेगेटिव। और यहाँ पे मान के चलो फिर से क्या हो गया, क्लोट हो गया। क्लोट हो गया मतलब कि पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। तो इस तरीके से इसकी दो कंडीशन होंगी, या तो ब्लड क्या होगा, क्लोट होगा या नहीं होगा, होता है तो पॉजिटिव, नहीं होता है तो नेगेटिव। ब्लड क्लोट होता है तो पॉजिटिव, नहीं होता तो नेगेटिव। ब्लड क्लोट होता है तो पॉजिटिव, नहीं होता है तो नेगेटिव। ब्लड क्लोट होता है तो पॉजिटिव, नहीं होता है तो नेगेटिव। ठीक है, ये है अपना एंटीडी जो ट्रांसपेरेंट होता है, बाजार में मिलता है, बिल्कुल पानी की तरह सफ़ेद होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो ये नंबर 3 पर प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया में नंबर 3 पर था ये स्कंदन।